नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई बालाघाट। आज बात कर रहे हैं अनकही बातें में हम एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व से जिनका नाम शिक्षण के क्षेत्र में हर कोई जानता है। आज हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ पहलुओं को छुएंगे, कुछ अनकही बातों के जरिए उनके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति दिवाकर सिंह जी। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दिवाकर सिंह जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आने के लिए जी और हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। दिवाकर जी, हम अब अपने बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो आज आप जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप चांसलर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। शिक्षण के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम कमाने से पहले आपका व्यक्तिगत जीवन किस तरह का रहा? आपका जन्म कहाँ पर हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? माधुरी जी, मूलतः मैं रीवा जिले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रीवा जिले के एक छोटे से गांव चोखड़ा में हुई और इसके बाद फिर हमारी माध्यमिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मंडला में हुई। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, एमटेक किया और उसके बाद फिर मैंने जो है एक छोटे से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना कैरियर प्रारंभ किया। और आज जो एक छोटे से कंप्यूटर से हमने जो अपना कैरियर प्रारंभ किया था, वो आज आप देख रहे हैं कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के नाम से पूरे सेंट्रल इंडिया में जाना जाता है। जी, रीवा से बालाघाट आना किस तरह का हुआ और ये आपने कब तय किया कि अब मुझे शिक्षण के क्षेत्र में काम करना है? एक्चुअली बेसिकली मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और 1998 के आसपास मेरा बालाघाट आना हुआ। और जब मैंने उस समय कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब की काफ़ी जॉब थी, पर मैंने उन जॉब को छोड़कर कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया। और कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पहले एक छोटा सा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद फिर एक किराए के भवन में बालाघाट के अंबेडकर चौक में, जहाँ आजकल यूनिक कॉलेज लगता है, वहाँ पर हमने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से पहला जो है इस ज़िले का व्यावसायिक शिक्षा का निजी क्षेत्र का महाविद्यालय प्रारंभ किया। उसके बाद फिर हम लोग एक गायखुदी क्षेत्र में एक ज़मीन लेकर वहाँ पर हमने एक कैंपस तैयार किया। ये पूरा सफ़र जो है 20-22 सालों का है। मतलब 1998 से प्रारंभ होकर 2003 में हमारा गायखुदी का कैंपस बना। उसमें हम लोगों ने साइंस कॉलेज चालू किया, उसके बाद फिर बीएड कॉलेज चालू किया, फिर फार्मेसी कॉलेज चालू किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज चालू किया। फिर उसके बाद 2014 के आसपास हम लोगों ने एक बड़े विजन के साथ, कि हमारे पहले से एक ध्येय था कि हम लोग अब इस कॉलेजेस के साथ साथ हम लोग विश्वविद्यालय स्थापित करें। उसके साथ हम लोग डोंगरिया में 100 एकड़ का जो हमारा ये जो कैंपस है, उसमें हमने ज़मीन खरीदना प्रारंभ किया और करीब करीब 5 से 6 साल तक हम लोग सिर्फ ज़मीन खरीदने का काम करते रहे। और 2014 में हमारा यह कैंपस बनकर तैयार हुआ और इसका इनॉग्रेशन तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन किया और 2018 में यह सरदार पटेल एजुकेशन ग्रुप का यह कैंपस जो डोंगरिया में है, ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय बना। तत्कालीन गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 5 अक्टूबर 2018 को इस विश्वविद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया था। जी, तो ये जो सफ़र रहा यूनिवर्सिटी तक आने का, मतलब यूनिवर्सिटी को एक साकार रूप देने का, दिवाकर जी ये बताइए कि ये बालाघाट जो हमारा ज़िला है बहुत ही नक्सल प्रभावित ज़िला है, पिछड़े ज़िलों में गिना जाता है। ये कैसे संभव हो पाया कि यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी संस्था जो है वो इतने पिछड़े ज़िले में स्थापित करना? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो निजी क्षेत्र का हमारा विश्वविद्यालय है सरदार पटेल, ये महाकौशल क्षेत्र का पहला निजी विश्वविद्यालय है। मतलब महाकौशल क्षेत्र का मतलब 10 जिलों में ये पहला निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 2018 में। हम लोगों ने एक सपना देखा था कि बालाघाट में भी हम लोग वो काम कर सकते हैं जो महानगरों में बड़े बड़े जगहों पे विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। और ये जो है एक सपना को मैंने, जो बिरला का जो एक इंस्टीट्यूट है मिश्रा में, बहुत ही छोटी जगह थी मिश्रा, और आज वो आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि बालाघाट बहुत छोटी जगह है। निश्चित ही बालाघाट आदिवासी बहुल और पिछड़ा जिला है, लेकिन हमारा बालाघाट जिला जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ का
आपको पता है कि शिक्षा की जो साक्षरता है उसमें ज़िले का प्रदेश में 6वां नंबर है। और यहाँ पर शिक्षा के लोग किस तरीके से शिक्षित है ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पर जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। तो हमारा ज़िला जो है वो कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है आगे है। और रही बात अगर आदिवासी बाहुल्य पिछड़े ज़िले की, नक्सल प्रभावित ज़िले की, तो वो हम चुनौतियाँ तो हम लोग खुद जो है काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने अब इस संस्थान को इस तरीके से निर्मित किया है, इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पर आज अकेले बालाघाट और आसपास के ज़िले के बच्चे नहीं, बल्कि हमारे पास नेपाल से बच्चे, हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आपके पास आपका छत्तीसगढ़, यहाँ के बच्चे आकर यहाँ पे अध्ययनरत हैं। अभी हमने लास्ट ईयर जो है आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। हमारे पास अभी कम से कम 10 राज्य के बच्चे जो है आयुर्वेद के हमारे मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पर, लेकिन शिक्षा को रोजगार से किस तरह से आप जोड़कर देखते हैं और इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला एक जो विद्यार्थी है वो रोजगारोन्मुखी किस तरह हो पाता है, किस तरह के अवसर उसके पास होते हैं? देखिए, हमारा शुरू से एक ही ध्येय रहा है कि शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिए। अगर शिक्षा वो किसी काम की नहीं है अगर उसके बाद रोजगार न मिले और बच्चा बेरोजगार कहलाए। और हमने उसके साथ साथ ही इस प्रकार के कोर्स डिजाइन किया, चूँकि अब तो हम लोग विश्वविद्यालय हैं तो हमारे पास ऑटोनॉमी है कोर्स डिजाइन करने का, सिलेबस तैयार करने का, एग्जामिनेशन कराने का और डिग्री देने का। तो हम लोग ऐसे कोर्स डिजाइन करते हैं जो वास्तव में समय की मांग हो, इंडस्ट्री की मांग हो, और इंडस्ट्री के साथ हम लोगों ने बहुत सारे MOU किए हैं। अभी आप मतलब कम से कम 10, 12, 15 अच्छी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं उनके साथ हमने MOU किया है और उनके जो नीड है, उनकी जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने सिलेबस तैयार किया है। और जब हमारे बच्चे यहाँ से उस सिलेबस को पढ़ते हैं, उस कैरिकुलम को पढ़ते हैं, तो निश्चित ही उन इंडस्ट्री में और बाहर भी उनको जॉब की कोई दिक्कत नहीं आती। हर साल हम लोग रोजगार मेला लगाते हैं। पिछले साल हमारे एक 3 दिवसीय रोजगार मेला में 1200 बच्चे हमारे जो है विभिन्न विधाओं के, जो फार्मेसी के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, इनका चयन एक साथ हुआ था, एक बार में हुआ था। और ऐसा नहीं, छोटी कंपनियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक चयन होता है। कुछ बच्चे TCS में सेलेक्ट हुए, कुछ HCL में सेलेक्ट हुए, जिनका पैकेज 6 लाख से 8 लाख का पैकेज भी है। तो इस प्रकार से हम लोग का उद्देश्य ये रोजगार मूलक शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ रोजगार। जी, दिवाकर जी, आपने समय के साथ कदम ताल मिलाए रखा, बल्कि हम यूं कहें कि आप समय से आगे चले। उस वक्त जब आपने ये सपना देखा था इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, उस वक्त लोगों ने आपको किस तरह का प्रतिसाद दिया और क्या कुछ सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा भी हुआ हो कि किसी ने कहा हो कि ये यहाँ कैसे तुम इतनी बड़ी बना पाओगे, यूनिवर्सिटी संभव नहीं है? ऐसे भी लोग मिले होंगे, वो कैसा दौर था, वो कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब हम काम करने निकलते हैं तो निश्चित ही हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वही हमें काम आती है। लोग सब प्रकार के मिलते हैं, कुछ लोग जो है मोटिवेशनल वाले भी मिलते हैं जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमोरलाइज भी करते हैं। लेकिन हमने कभी डिमोरलाइज चीज़ों को देखा नहीं और हमेशा हमने आगे जो है बढ़ने की ओर देखा। और हमने कभी रियली में कल्पना नहीं की थी कि हम लोग विश्वविद्यालय तक पहुंच पाएंगे। ये तो एक कहना चाहिए कि एक रास्ते से हमने चल पड़े और चलते चलते हम यहाँ तक पहुंच गए। हमने कभी कॉलेज का एक सपना देखा था, बालाघाट में एक भी निजी क्षेत्र का व्यावसायिक शिक्षा का कोई महाविद्यालय नहीं था। हम लोगों ने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करके फिर फार्मेसी से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, बालाघाट के लिए एक बड़ा सपना था, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया। इसके बाद अभी आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, विश्वविद्यालय स्थापित किया। अब हम लोग मेडिकल कॉलेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित ही जो है सभी प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं और उन चुनौतियों का हम लोग सामना करते हैं। और लोग जो है बालाघाट के, अगर लोगों की बात करें तो लोगों का बहुत प्रतिसाद मिला, हमको बहुत आशीर्वाद मिला। लोगों ने हम पे विश्वास किया और अपने बच्चों को यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में पढ़ने भेजा। इससे ही प्रतीत होता है कि लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिला है। सभी बहुत कोऑपरेटिव नेचर के और सभी लोगों ने हमारे संस्थान को, हमारे एक महाविद्यालय को विश्वविद्यालय तक बनाने में इस ज़िले के लोगों का, सभी लोगों का बहुत 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 आशीर्वाद है और हमको बहुत बहुत सपोर्ट है इसके लिए। जी,
चांसलर जैसे पद पर बैठना मतलब एक डेकोरम होता है इस पद का। इसके इतर अगर हम देखें तो एक सामान्य दिवाकर सिंह को अगर हम परिभाषित करें तो किस तरह का सामान्य जीवन आपका होता है, कैसी दिनचर्या होती है घर में, मतलब किस तरह का एक माहौल होता है, ये जानना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि चांसलर सर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे हम जब थोड़ा खाली समय होता है तब आप कैसे समय गुजारते हैं? नहीं, हम तो मतलब एकदम सामान्य जीवन ही जीते। मैं एक किसान परिवार से हूँ और बचपन भी मेरा बहुत जो है सामान्य परिवार से रहा है। तो हम लोग जो है, जो दिनचर्या हमारी पुरानी थी वही दिनचर्या अभी भी है। बस ये है कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, 15-16 घंटे कम से कम रोज़ काम करते हैं। सवेरे जो है नॉर्मल जो दिनचर्या होती है, अभी हम जो थोड़ा सा मॉर्निंग में जब हम समय मिलता है तो हम यहाँ अपने विश्वविद्यालय परिसर गाड़ी से आ जाते हैं। सुबह यहीं पे घूमते हैं तो 2 काम हो जाते हैं मेरे। एक ये हो जाता है कि हम यहाँ का सुबह का जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका हम जो है सुबह सुबह निरीक्षण कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा मॉर्निंग वॉक भी यहाँ हो जाता है। तो हम सुबह कोशिश करते हैं कि हम 6 से 7 बजे कैंपस एक बार आ जाए, और यहाँ पे घूमने के बाद 9 बजे फिर वापस जाते हैं जब बालाघाट में रहते हैं, और 9 बजे से आने के बाद फिर हम पुनः रेडी होकर 11 बजे कैंपस आ जाते हैं। शाम को फिर इसके बाद 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, इसका कुछ पता नहीं रहता। लेकिन हमारी जो है दिनचर्या जो है बहुत सामान्य रहती है। लोगों से, जितने लोगों से भेंट मुलाकात का समय रहता है वो भी करते हैं। हमारी जो समाज सेवा में रुचि है, वहाँ भी जो शहर में जो भी कभी कार्यक्रम होते हैं, जहाँ भी आमंत्रित किया जाता है, जहाँ भी हमको काम करना होता है, उसको भी हम समय देते हैं। और आप भी समझ के चलिए कि चांसलर बनने के बाद हमारे पर्सनल जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन भी इस बात का है कि हमको आगे और क्या करना है, आगे इस विश्वविद्यालय को कहाँ तक पहुँचाना है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमारा ये विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल इंडिया का बेस्ट विश्वविद्यालय हो, जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएँ ऐसी हों जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों। जी, 15-16 घंटे आप दिवाकर जी काम करते हैं। घर में क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या अपेक्षाएं होती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना परिवार होता है, तो परिवार का किस तरह सहयोग मिलता है इन सब चीज़ों में, और उनकी किस तरह अपेक्षाएं होती हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आप उनको ज़्यादा समय नहीं दे पाते होंगे ऐसे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप माधुरी जी, कि परिवार को जो समय हम लोगों को देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी छुट्टियों के समय बीच बीच में हम समय निकालते हैं, स्पेशली समय निकालते हैं कि हम अपने बच्चों को, परिवार को समय दे पाएँ। परिवार के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हों, उनको पता है कि इनकी दिनचर्या फिक्स है, इनको सुबह जाना होता है, शाम को इनको पता नहीं कब लौटना होता है। तो सुबह जो है एक बार जब निकलते हैं तो सुबह का जो टाइम है थोड़ी बहुत जो परिवार के साथ मिल जाता है। रात में समय हम बिल्कुल परिवार को नहीं दे पाते हैं, लेकिन पूरे परिवार के लोग कोऑपरेटिव नेचर के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं। और जैसी भी छुट्टियां जब भी होती हैं, सैटरडे संडे या जब भी ऐसा मौका मिलता है, हम लोग अपना समय साथ में गुजारते हैं। जी, पत्नी जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो ये हमेशा माना जाता है कि उसके पीछे किसी स्त्री का हाथ ज़रूर है। आपकी स्टोरी में ऐसा क्या है, बताएं। नहीं, निश्चित ही धर्मपत्नी का बहुत बड़ा स्थान है, उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि कई चीज़ें जो उनके मन में होती हैं उनको हमारे साथ जाना होता है, करना होता है, उसमें हम समय नहीं निकाल पाते। तो निश्चित ही उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा कॉपरेशन है। कॉपरेशन इस बात का कि अगर हमको सुबह 6 बजे भी भोपाल जाना होता है तो 5 बजे से उठ के हमारे लिए टिफ़िन तैयार करती हैं। उनको पता है कि मैं बाहर का खाना खाता नहीं, मैं अगर 5 बजे भी जाऊँगा तो मैं घर का टिफ़िन लेके जाता हूँ, रास्ते में खाता हूँ। तो मतलब कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो सुबह उठ के तैयारी करना। 3 दिन से 4 दिन तक अगर हम बाहर नहीं आ रहे हैं, 10वें दिन कई बार ऐसा होता है हम बाहर रहते हैं, तो बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पूरा परवरिश करना, ये तो धर्मपत्नी की जिम्मेदारी हो गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा घर, परिवार और बच्चे तीनों को चलाने का और उनको आगे बढ़ाने का काम जो है धर्मपत्नी जी कर रही हैं। धर्मपत्नी जी हमारा शो ज़रूर देखेंगी, तो अब कैमरे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही हम ये कहना चाहेंगे कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे को इस सरदार पटेल कॉलेज से लेकर सरदार पटेल विश्वविद्यालय बनाने में रहा है। जी, तो बड़े ही प्यारे शब्दों से आपने अपनी पत्नी को धन्यवाद कहा दिवाकर जी। कुछ हल्के फुल्के क्षणों की बात करें तो जैसा भी थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, शौक क्या है, किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं? मेरा सबसे बड़ा शौक तो गार्डनिंग का है। आप हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आए होंगे, कभी आप हमारे गायकुरी कैंपस में गए होंगे, कभी आप हमारे मंडला कैंपस जाइए या रीवा कैंपस जाइए। मेरा सबसे बड़ा शौक गार्डनिंग का है। हम हर साल 500 से 1000 पौधे लगाते हैं हर साल। इस कैंपस में करीब 20 से 22 हज़ार पौधे लगे हुए हैं। दूसरा हमारा शौक जो है वो एग्रीकल्चर है। मुझे खेती करना बहुत पसंद है।
तो मैं यहाँ पे अपने फार्म में, हमारा इस कैंपस में हमारा एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम भी है और हमारा 20 एकड़ का यहाँ फार्म भी है, उसमें हम खेती करते हैं। तो उसमें भी हमको जाना, धान की फसल को देखना, गेहूं की फसल को देखना, चना की फसल को देखना, और हमारी जो सब्जियां होती हैं पूरा ऑर्गेनिक है। तो सब ये इसमें हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब भी हमको समय मिलता है तो हम इन चीज़ों में अपना समय देते हैं, गार्डनिंग में, एग्रीकल्चर में। और तीसरा एक शौक़ मेरा पढ़ने का भी है। जब भी अगर रात को समय मिलता है तो मैं नई नई चीज़ों, जो हम बेसिकली तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो नेचुरली नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उनको भी मैं पढ़ने में अपना समय देता हूँ ताकि मैं अपने आप को अपडेट रख सकूँ। जी। हॉबीज़ के बारे में आपने बात की दिवाकर जी, तो अब तो चूंकि आप एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब आप कॉलेज स्टूडेंट्स रहे होंगे या आप जब इंजीनियरिंग में थे, उस वक्त तो बाइक चलाने का बड़ा शौक हुआ करता था लड़कों में। तो वो आपने कैसे अपनी कॉलेज लाइफ कैसे गुजारी? दोस्तों यारों के साथ कुछ किस्से याद आते हो तो बताएं। नहीं, हम लोग तो इसमें कोई शक नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो मज़े बहुत करते थे, और मज़े का मतलब सब प्रकार के। मुझे याद है कि मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था, तब मैं एक दिन जो है 3 बार पिक्चर देखने गया। एक ही पिक्चर को 3 बार देखने गया। मेरे एक सीनियर लोग आ गए। मैं पहला शो देखा, मेरा पेपर ख़त्म हुआ था, मैं पहला शो देखा 3 से 6 का। मेरे सीनियर आ गए, उन्हें बोला अरे तुम पिक्चर आ गए, तो हमको बताया नहीं। हमने बोला सर पेपर ख़त्म हुआ, आ गए, चलो फिर देखने चले गए। शाम को 9 बजे फिर हमारे और सबसे जो फाइनल ईयर वाले सीनियर वो मिल गए। अब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, डर लगता था। अरे नहीं भाई चलो। हम बोला सर भूख बहुत लग गई है। अरे बोले खाना भी खिलाएंगे, चल तो पिक्चर देख के। ऐसे मतलब मस्ती में 3 शो भी देख चुके हैं। और मोटरसाइकिल दौड़ाने की बात अगर करें, कई बार एक्सीडेंट हो चुका है मोटरसाइकिल दौड़ाने में। कि रेस का तो हम लोग ये था कि हमारा जो है कॉलेज से हॉस्टल जो है, कॉलेज से शहर जो है 10 किलोमीटर था, तो हम लोग जो है वो मोटरसाइकिल में कई बार दौड़ाते थे, कई बार गिरते रहते थे। लेकिन ये है कि वो पुराने दिन हमारे दोस्तों के साथ जो बिताए पल है नेचुरल लाइफ के, मैं मानता हूँ कि वो जो पल है वो जीवन के सबसे खुशहाल पल है। और उन पलों को, स्वर्णिम पलों को हम जब याद करते हैं, आज भी मित्रों से मिलते हैं, हमारी इल्युमिनाई मीट होती है, हम लोग मिलते हैं, तो वो दिनों को हम लोग याद करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ों को याद करते हैं जो अभी सोचते हैं तो बड़ा हंसी आती है कि ऐसा भी काम हम लोगों ने कभी किया था। तो निश्चित ही वो एक समय था इंजीनियरिंग का, बचपन का, पढ़ाई का। अब हम जो व्यवसायिक क्षेत्र में हैं आज जो है इस, तो बहुत सारी चीज़ों को अब जो हमको मेंटेन करना पड़ता है। अब आप हम कहो कि हम शहर में अगर हम रोज पिक्चर देखने जाएंगे, कभी अब हमें कोई याद ही नहीं कि हम कभी पिक्चर देखने गए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते हैं अब तो अब हम बैठेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो नेचुरली ये है कि उनको मौका मिलना चाहिए सब चीज़ों का। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अब जिस पद पर हैं, आप उसकी जो डेकोरम है उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं दिवाकर जी। एक चीज़ और यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, कृषक परिवार से थे। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं हमारे चैनल में, वो यदि इतना बड़ा सपना अपनी आंखों में सजा रहे हैं तो किस तरह की हिम्मत उन्हें चाहिए होगी और किस तरह का आत्मविश्वास उन्हें चाहिए होगा, ये ज़रूर बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी नए उद्यमी हैं, जो भी नए लोग हैं, जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी व्यवसाय बनना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा वकील बनना चाहते हैं, मेरा तो यही संदेश रहेगा कि देखिए, सिर्फ आप जो है बड़े सपने देखें। बड़े सपने, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम जो हमारे रोल मॉडल हैं, मैंने उनको अपना रोल मॉडल माना है। वो हमेशा कहते थे कि ड्रीम्स, मोर ड्रीम्स। इट मीन्स कि आप सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। जब आप सपने देखोगे तभी उन सपनों को तक पहुंचने का प्रयास करोगे। और आप जो है, कोई भी बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा, छोटे से छोटे परिवार का बच्चा अगर बड़े सपने देखता है और उन सपनों के पीछे मेहनत से भागता है, लगन से भागता है। लेकिन एक कहावत है कि सपने जो है वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरे करने के लिए नींद नहीं आती। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हैं, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, कड़ी मेहनत, लगातार परिश्रम से वो उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बड़ा परिवार होना, पैसा होना, धन दौलत होना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसके लिए आवश्यक है। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आत्मविश्वास होना, और जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को, जैसे वो अर्जुन ने
जो मछली की आँख को अपना लक्ष्य माना था, उसी प्रकार से उस मछली की आँख तक अपने लक्ष्य को लेकर अगर चलेंगे तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जी। और दिवाकर सिंह जी की इस बात पर हम भी सहमत हैं और इस बात को लेकर हम एग्री हैं, आश्वस्त हैं कि वाकई में अगर लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा जाए तो मंजिल एक दिन हमारे कदम ज़रूर चूमती है। थर्ड आई न्यूज़ में आज हमने अनकही बातें में बातचीत की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के चांसलर दिवाकर सिंह जी से। दिवाकर जी, आपने हमें समय दिया, इतने अच्छे विचार हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आप यहाँ पर पहुँची, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आज के इस इंटरव्यू के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखते रहिए अनकही बातें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।